हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विजन्स। मैं हूं अंश। तो आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जी। क्या आप सभी को ध्यान है, आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 12, मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं जी। आपका जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, वो 10 मार्च को है। ठीक है, 10 मार्च को है। तो बहुत अच्छे से मैं होप करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स ने तैयारी कर ली होगी। ठीक है, तो ये वीडियो सेशन मैंने इसलिए बनाया क्या कि आपको अब क्या क्या महत्वपूर्ण दृष्टि से देख के जाना है। आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया अब, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ओके, ठीक है। अब देखो, आपको अब रिवाइज करना है तो एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है, आपको किन किन चीज़ों को महत्वपूर्ण दृष्टि से देख के जाना है। एक तो ये मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, और दूसरा मोटिव ये है कि आपको गाइड कर दूँ मैं अच्छे से आपके किसके लिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैं कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आपको अभी अपने माइंड में कीप कर लेना है, रख लेना है अच्छे से, ध्यान रख के, और फिर इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको आपका पेपर है वो करना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा आपका। होप करता हूँ आपकी सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी, और मेरे जो स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़े हैं उन सब की तो 95+ मार्क्स की तैयारी मैं पूरी एक्सपेक्ट करता हूँ उनकी अच्छे से होगी, क्योंकि हमने पहले तो हमने डिटेल सिलेबस कर लिया था आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का, आपके इंग्लिश का। ठीक है, फिर अभी हमने जो रिवीजन सीरीज चलाई है, जो आपको 6 वीडियोस मिल जाएंगी, अलग से प्लेलिस्ट है, वो आपकी महा मैराथन क्लास से भी बेस्ट है। ठीक है, उनमें मैंने आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता दिया, और क्विक रिवीजन आपके कंप्लीट सिलेबस का क्विक रिवीजन मैंने करवा दिया आपको, हर सेक्शन का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। उसका टारगेट हमारा 95+ मार्क्स का टारगेट रहा है जी। ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आपका आप ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते जाता हूँ। देखो, अनसीन पैसेज आप सभी को देना, रीडिंग सेक्शन आपका पेपर खुलते ही। ठीक है, देन आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे, एक 9 नंबर का, एक 6 नंबर का, तो आप सभी को ध्यान है। तो इसमें कई बार ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है इसका, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप टाइम मैनेज करके चलना जी। इसमें टाइम मैनेज करके रखना है इसमें, कि हाँ मुझे इतनी देर में जल्दी सी इसको अनसीन पैसेज को सॉल्व कर देना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना कि पैसेज एक बार रीड कर लेना सरसरी निगाहों से, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चले जाना। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए, सेंस समझ लिया, अब उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स आ रहे हैं ना उनको पैसेज में ढूंढना। ठीक है, इससे आपको आंसर जल्दी मिलेंगे। तो बस अनसीन पैसेज का टॉपिक इसलिए बोला क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, तो लैंग्वेज पेपर जो होते हैं वो हमेशा लेंदी होते हैं, टाइम ये ज़्यादा खा जाता है, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, जल्दी से आपको अच्छे से समझ के आंसर्स कर लेने हैं। ठीक है, 2 या 3 लाइन में आपको आपका जो आंसर है वो कर देना है। ओके, क्वेश्चन पहले पढ़ लेना और फिर बाद में आंसर ढूंढ लेना, इस प्रकार से कर लेना। और एक अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है अनसीन पैसेज के ऊपर, तो मैंने अनसीन पैसेज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसको देखने के बाद आप अपने हिसाब से उसकी स्पीड कर लीजिएगा, 1.5x कर लीजिएगा, जिससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, और जो इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बोली है वो आपके माइंड में रहे, जिससे आप अनसीन पैसेज जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर आप आगे के पेपर में चले जाओ। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज के लिए मैंने कहा कि टाइम थोड़ा सा ध्यान में रखना जी, और जो क्वेश्चन है उनको पहले पढ़ लेना, फिर पैसेज में ढूंढना। बात करें राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में आपके 2 पोर्शन है, शॉर्ट कंपोजिशन एंड लॉन्ग कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में आपके नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन और आर्गुमेंट्स हैं, और लॉन्ग कंपोजिशन में आपके रिपोर्ट राइटिंग, और इसके ऑप्शन में आपको पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, और लेटर राइटिंग है अपने, लेटर 4 टाइप्स के लेटर हैं, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू दी एडिटर, बिजनेस लेटर, और एप्लीकेशन फॉर जॉब, अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर जॉब हमेशा आती है एग्जाम में, और इसके अथवा में जो इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है वो या तो लेटर टू द एडिटर का रहता है या ऑफिशियल लेटर का रहता है। ठीक है, बिजनेस लेटर का भी रहता है। तो आप है ना, मैं जैसा आपको हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप ऑफिशियल लेटर्स तैयार कर लीजिए और लेटर टू द एडिटर तैयार कर लीजिए, बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। ओके, और अथवा में आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब भी मिल जाएगी। तो कुछ पोस्ट हैं जो फेमस है, पोस्ट हैं जो प्रीवियसली आस्क हो चुकी है, मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट कंपोजिशन में आपको भाई क्या ध्यान रखना, फॉर्मेट सभी का अलग अलग है, आपको ध्यान है ना, तो फॉर्मेट ध्यान रखना आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए उनको ध्यान में रखना, मैं आपको फिर अभी एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, जो रिवीजन सीरीज हमने राइटिंग सेक्शन का कंप्लीट वीडियो आपको, रिवीजन सीरीज जो करे हमने उसमें पीवाईक्यू भी कर लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए है, और जो टॉपिक्स अदर टॉपिक्स है जो आ सकते हैं उनके लिस्ट भी बता दी है, तो मैं आपको अभी वापस दिखा दूंगा वो चीज़ें। ठीक है, तो हमने रिवीजन सीरीज में वो कर लिया, अगर आप रिवीजन सीरीज देखते हो तो आपको एकदम सेटिस्फाइड हो जाओगे आप अच्छे तरीके से। तो देखो भाई,
जो आपके 4 टॉपिक्स है ना शॉर्ट कंपोजिशन में, तो आप मान के चले नोटिस हमेशा आता है, नोटिस हमेशा आता है और एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को भी तैयार कर लोगे अच्छे से, तो आपको वो जो इन्विटेशन और आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिसेज में आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कवर कर रखे हैं और जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार वापस आपको शो कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग ये 5 मार्क्स का आता है, आप सभी को ध्यान है। या तो रिपोर्ट करो अगर आपको आती है तो, अदरवाइज आप इस कोई भी टॉपिक दे देंगे, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो। तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो फेमस टॉपिक्स हैं, प्रीवियसली आस्क होते रहते हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी देख लीजिएगा। बाकी हम बात करते हैं एक बार लेटर राइटिंग पे। ऑफिशियल लेटर्स कर लेना, लेटर टू दी एडिटर कर लेना और एप्लीकेशन फॉर जॉब कर लेना। ये टॉपिक्स के लिस्ट हैं, देखो लेटर्स में। मैं होप करता हूँ आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपने ये सब तैयार कर लिए होंगे, नहीं करे होंगे तो एक बार प्लीज एक बार फॉर्मेट अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से बना के लिख सकते हो। देखो, इन सैनिटरी कंडीशन पे आ जाए, इरेगुलर वाटर सप्लाई पे आ जाए, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे आ जाए, या फिर वर्ड दे दे पावर फेलियर, ठीक है। बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर आ जाए, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स आ जाए, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ये आप ऑफिशियल लेटर्स में प्रिंसिपल को लिखते हो, ठीक है। देखो, कंप्लेंट अगेंस्ट लाइब्रेरियन, ठीक है। अदर कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट से रिलेटेड होते हैं वो मोस्टली रिलेटेड टू दी एडिटर, और फिर जो संस्थागत जो चीज़ें होती हैं जैसे प्रिंसिपल को लिखना, स्कूल में कोई दिक्कत, तो ऑफिशियल लेटर्स में आ जाते हैं। देखो, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब फिक्स चीज़ें हैं, हमेशा आती रहती है। देखो, टीचिंग जॉब्स, मैंने एक ही सीधी सी बात लिख दी है, टीचिंग जॉब्स, एनी सब्जेक्ट, मोस्टली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आती रही है, ठीक है, कि अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश टीचर। तो भाई बायोलॉजी टीचर आ जाए, फिजिक्स टीचर आ जाए, हिंदी टीचर आ जाए, इंग्लिश टीचर आ जाए, मैथ्स टीचर आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैंने लिख दिया टीचिंग सब्जेक्ट। अगर आपको ध्यान है ना एप्लीकेशन फॉर जॉब किस प्रकार से लिखी जाती है, फॉर्मेट क्या होता है, और फिर बाद में सीवी या जो रिज्यूम होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है, फिर बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी आ जाए आराम से तैयार कर लेना। देखो, क्लर्क के ऊपर आ जाए, तो अदर जो जॉब्स होती है, देखो क्लर्क के ऊपर आता है, कैशियर के ऊपर आता है, स्टेनोग्राफर के ऊपर भी आई हुई है, एलडीसी की पोस्ट पर आ जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर आ जाए कि आ जाए अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस प्रकार से आ जाए। और अकाउंटेंट की पोस्ट पर आ जाए, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर आ जाए। मैंने जो नाम लिए हैं, मैं होप करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के अच्छे से तैयार होंगे, ठीक है, अच्छे से तैयार होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये देखो, ये जो टॉपिक्स बताए इनको स्क्रीनशॉट ले लो, और आप सभी को ध्यान है ये जो मैंने करवा रखे हैं, आपको फॉर्मेट ध्यान है आप सभी को, तो अब एक बार होप करता हूँ आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर चुके होंगे। मैं अब आपको नोटिसेस जो है उनके इंपॉर्टेंट जो नोटिस हैं वो दिखा आप शो कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बात करें नोटिसेस के ऊपर जो हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है, देखिए हमने कवर कर रखे हैं उस सेशन में। देखो, ट्री प्लांटेशन कैंप के ऊपर आ जाए, देखो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, अगर कोई भी डे का सेलिब्रेशन आ जाए, ठीक है, तो वही फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वही चीज़ें हैं नॉर्मल, ठीक है, डेट लिख दो और फिर बाद में ख़त्म करो। देखो, एनुअल डिबेट कॉम्पिटिशन पर आ जाए, आर्टिकल फॉर मैगजीन्स के ऊपर आ जाए, कल्चरल फेस्टिवल के ऊपर आ जाए। देखो, एजुकेशनल टूर, लोस्ट या फिर फाउंड, इसके ऊपर भी आते हैं कि कोई चीज़ आपकी खो गई है तब तो आप लोस्ट, और कोई चीज़ आपको मिली है तो आप फाउंड पे नोटिस लिखते हो फिर, ठीक है, समझ में आता है ना आपको सब चीज़ें। साइंस फेयर के ऊपर आ जाए या ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर आ जाए, ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये प्रीवियसली आपके आस्क होते रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इनको महत्वपूर्ण दृष्टि, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, ओके। तो इन टॉपिक्स को मैं होप करता हूँ सभी विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे से कर लिया होगा इन टॉपिक्स को आपने, ठीक है। तो एक बार कैप्चर कर लीजिए, बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे गांधी जयंती के ऊपर आ जाए, ठीक है, या फिर होली या दिवाली हॉलीडेज के बारे में आ जाए, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्विज कंपटीशन पे, एक क्रिकेट या फिर फुटबॉल मैच के ऊपर आ जाए, ठीक है, कि 11th क्लास और 12th क्लास के मध्य एक फुटबॉल मैच है तो इन्फॉर्म करो, वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो, योगा डे सेलिब्रेशन के ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर कंफ्यूज नहीं होना इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इस प्रकार कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो, चेंज इन स्कूल टाइमिंग, ये भी आ सकता है भाई, चेंज इन स्कूल टाइमिंग, कि आपको इन्फॉर्म करना है कि अब स्कूल का टाइम चेंज हो गया। तो भाई ये जो टॉपिक्स हैं इनको होप करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयार कर रखे होंगे, कैप्चर कर लीजिए इनको। हम बात करते हैं आगे बात करते हैं, होप करता हूँ अच्छे से तैयारी होगी आपकी, ठीक है। रिवीजन सीरीज देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको जो सुविधाजनक लगे आपके अनुसार आपको स्पीड कर लेनी उस वीडियो की, और देख लीजिएगा। देखो, कवर्ड टॉपिक्स पे बात करें, एडवर्टीजमेंट आप देखो, सिचुएशन वैकेंट, कोई पोस्ट खाली है तो सिचुएशन वैकेंट का वो डालते हैं, फिर अपने को
वॉक इन इंटरव्यू वाला वो है ये। देखो परचेज है स्कूटी आ जाए, परचेज है मोटरसाइकिल बाइक आ जाए, ठीक है, तो सेकंड हैंड स्कूटी आ जाए, सेकंड हैंड बाइक आ जाए, समझते हो ना। ओके, फॉर सेल या फिर हाउस फॉर सेल, भाई आपका ट्रांसफर हो गया, अब आपको वो जो घर है उसको सेल पे देना है, ठीक है, तो ये एडवर्टाइज करो, वो वाली चीज़ है। टू लेट, आपने बढ़िया घर बना रखा है, अब आपको एक पोर्शन को भाई किराए पे देना है, रेंट पे देना है, तो उसकी विशेषता वगैरह फिर एडवर्टीजमेंट बना दो और विद दी हेल्प ऑफ स्केल कवर कर दो, ठीक है। सिचुएशन वांटेड, भाई आपने बढ़िया तरीके से, आप तैयार हो, आपकी सब डिग्रियां आपके पास आ गई, अब आपको किसी जगह जॉब करनी है, तो आप एक एडवर्टीजमेंट निकालोगे, तो उस प्रकार से अपनी विशेषताएं बताओगे उसमें, और फिर बाद में कंप्लीट करोगे, विद दी हेल्प ऑफ स्केल कवर कर दोगे, ठीक है। देखो ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, और फिर इस प्रकार से लुकिंग फॉर ए रूम फॉर रेंट, भैया आपको एक रेंट के लिए रूम चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स फेमस है, होप करता हूँ सभी के तैयार होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैप्चर कर लीजिए। बाकी हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग के भाई ये जो टॉपिक्स हैं, ये फेमस टॉपिक्स हैं, हर क्लास में इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। देख लो, हाउस ऑन फायर, साइंस फेयर, एक्सीडेंट आ जाए, चाहे रोड एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, बस एक्सीडेंट, ठीक है। देखो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ जाए, एनुअल फंक्शन फेमस है, आता रहता है, ठीक है। ट्री प्लांटेशन कैंप या फिर प्रोग्राम आ जाए, वन महोत्सव पे आ जाए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, स्वतंत्रता दिवस पे के ऊपर आ जाए। देखो भाई आगे देखो, टीचर्स डे सेलिब्रेशन के ऊपर आ जाए कि भाई इस तरीके से आपके स्कूल में रिसेंटली एक टीचर्स डे सेलिब्रेशन करा है, तो आप उसके बारे में बताइए पूरा वर्णन, ठीक है। देखो ए बैंक रॉबरी के ऊपर आ जाए भाई, कि भाई पीएनबी बैंक रॉब हो चुका है भाई, अब आपको उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो मैंने करवा रखा आपको फ्री आई ऑपरेशन कैंप पे आ जाए, आपके हाफ वैली में भी आया था। मिसरेबल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, फूड पॉइजनिंग इन ए मैरिज और पावर फेलियर, ये जो टॉपिक्स है ना भाई, इनके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आती रहती है आपके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो फेमस टॉपिक है, होप करता हूँ सभी के तैयार होंगे, और अगर नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, टॉपिक्स हैं भाई, आप आराम से इजी सेंटेंस मेक कर सकते हो और लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिपोर्ट आपकी पास्ट में लिखी जाती है, तो ध्यान रखना पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म वर्ब की, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो जैसा कि आप सभी को मैंने हाफ वैली के टाइम पे भी बताया था, हाफ वैली में जो मैंने चीज़ें बताई थी आपको इंपॉर्टेंट, वो वीडियो देख लीजिएगा, हाफ वैली से पहले वाला 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि ये चीज़ें तैयार करके जाना आ जाएंगी, और वही पूरा सेम टू सेम पेपर आया था हाफ वैली का। बच्चे गवाह हैं, सब ने टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छे से सब ने कहा था कि सर आपका बताया हुआ इस प्रकार से, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ जैसे पैराग्राफ राइटिंग, भाई जिसको रिपोर्ट नहीं लिखना हो पैराग्राफ लिखेगा भाई, तो देखो ये फेमस टॉपिक्स है पैराग्राफ के, आते रहते हैं। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर आ जाए, द बुक आई लाइक मोस्ट, ये पुस्तक मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में, माय फेवरेट बुक, इस तरीके से आ जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर के ऊपर आ जाए, सेव वाटर पे आ जाए, या फिर वाटर कंजर्वेशन पे आ जाए। एंड इलेक्शन सीन, ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स आ जाए, या फिर स्पोर्ट्स करके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, वो आ जाए। द पर्सन आई लाइक मोस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, लाइब्रेरी, माई हॉबी, से नो टू पॉलीबैग्स, ठीक है। आगे देखिए टेलीविजन के ऊपर आ जाए, माई एम ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य है, माई और चॉइस ऑफ करियर, ठीक है, या इस प्रकार से आ जाए, माई प्लान फॉर माई करियर, तीनों चीजें लिख दी है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है। देखो ड्रग एडिक्शन के ऊपर आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर आ जाए, क्लीनलीनेस पे आ जाए, या फिर स्वच्छ भारत अभियान करके इस प्रकार से आ जाए, क्लीनलीनेस पे आ जाए, ठीक है। रोड सेफ्टी पे आ जाए, या रोड एक्सीडेंट पे आ जाए। इंडिया ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, जो इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। और भारत त्योहारों का देश है, ठीक है, इस प्रकार से। और इंडिया ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इसके बारे में लिख देना अच्छे से। टेररिज्म पे आ जाए, आतंकवाद के ऊपर आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग पे ऊपर आ जाए, चाइल्ड लेबर के ऊपर आ जाए, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, ठीक है, इसके ऊपर आ जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के ऊपर आ जाए, या फिर वर्ड चेंज कर दे, वैल्यू ऑफ बुक्स आ जाए, ठीक है। और पॉल्यूशन के ऊपर आ जाए। देखो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आ जाए, टाइम मैनेजमेंट। देखो साइबर क्राइम के ऊपर आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आजकल काफ़ी चल रहा है, एआई, ठीक है, तो एआई के ऊपर आ जाए कि एआई के बारे में आप क्या क्या जानते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे एक पैराग्राफ लिखो, तो आप लिख दीजिएगा आराम से, ठीक है, 100 वर्ड्स में लिखना है। ओके, विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है,
मोबाइल फ़ोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी आपके राइटिंग सेक्शन में। मैंने आपको लेटर्स बता दिए, नोटिसेस कर चुके हैं, एडवर्टीजमेंट बता दिए और रिपोर्ट राइटिंग बता दी, पैराग्राफ राइटिंग, ये जो टॉपिक्स है बता दिए। रिवीजन सीरीज में आप देख लीजिएगा, हमने कवर कर रखा है, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल सबके करवा रखे हैं मैंने आपको, ठीक है। बात करें ग्रामर सेक्शन पे, तो ग्रामर सेक्शन में आपके 4 टॉपिक्स हैं। हालांकि हमने रिवीजन सीरीज में ग्रामर सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया, मैंने रिवीजन करवा दिया आपको, और हमने एंड में प्रैक्टिस एक्सरसाइज करी खूब। तो आप देख सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आपको ग्रामर सेक्शन का इतना कोई लोड नहीं लेना, आपको बस रूल्स दिमाग में रखना है कि हाँ ये रूल्स होते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स, जो हाँ इस फ्रेजल वर्ब का ये मीनिंग होता है, ठीक है। और कंजक्शंस वगैरह, क्लोजेज वगैरह आपको आते ही हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है और रूल्स ध्यान में रखने हैं। अब ज़्यादा घबराना नहीं, बस रूल्स ध्यान में है और प्रैक्टिस करनी है। वो अपनी प्रिपरेशन को आपको एक फाइनल टच देना है, बस फाइनल टच देना, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। देखो अब मैं आपकी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर बात करता हूँ। आपकी जो 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्तास, उसमें इंपॉर्टेंट देखो ये जो चैप्टर्स है ना, इनको अच्छे से करके जाओगे। द लास्ट लेसन, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और लोस्ट स्प्रिंग और इंडिगो, ये जो चैप्टर्स मैंने इधर लिखे हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इनमें से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ध्यान से सुन लो, शॉर्ट भी मिल जाएंगे जो चैप्टर्स लिखे हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप भी मिल जाएंगे। और एक चीज़ सुनो, आपके सीन पैसेज आता है, सीन पैसेज आता है ना फ्लेमिंगो में से, तो इन चैप्टर्स में से आपको सीन पैसेज भी मिल जाएगा, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में से आपको सीन पैसेज भी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। बाकी देखो ये जो 3 चैप्टर्स है, पोइट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ऐसा नहीं कि इनको आपको अवॉइड कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, इनकी भी समरी ध्यान में रखनी है। भाई कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर समरी ध्यान में होगी तो आप उससे रिलेटेड लिख कर आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनको छोड़ोगे, रिविजन इनका भी करके जाना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। तो रिवाइज करना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के जो मैंने टिक लगवाए हैं, मैंने रिवीजन सीरीज में मैंने क्वेश्चन आंसर्स के टिक भी लगवाए कि ये क्वेश्चन टिक लगवाएं कि इनको करके जाना है इंपॉर्टेंट दृष्टि से, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज में आप जाके, आपको प्लेलिस्ट मिली हुई है आपको प्रोवाइड, आप जाके देख सकते हैं चैप्टर्स वाली। उसमें आपको मैंने चैप्टर्स क्विक रिवीजन करवाया, चैप्टर्स का समरी बताइए, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके टिक भी लगवाए हैं। तो भाई ये जो चैप्टर्स है ना, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेना, कहने का तात्पर्य ये है बस। आगे देखो, पोइट्री की बात करें, पोइट्री में आपको ये देखो 3 पोइट्री बता रहा हूँ। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। भाई इन 3 पोइट्री को करके ही जाओगे, कैसे भी करके जाओ। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पोइट्री एक्सप्लेनेशन आती है, आपके रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आती है, ध्यान है ना आपको। तो इन पोइट्री में से आपको रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। आप पेपर जब देखोगे आपको उस टाइम याद आ जाएगा कि हाँ सर ने कहा था कि इन 3 पोइट्री को अच्छे से करके जाना है, एग्जाम में ज़रूर आ सकती है। तो देखो, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इनको अच्छे से करके जाओगे। और एक मैं आपको ऑप्शनल बता रहा हूँ, ऑप्शनल, ये आपकी स्वेच्छा है, आंट जेनिफर टाइगर, इसको भी आप करके जाना। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि भाई समरी भी ध्यान रहेगी ना, तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, और ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट आंसर टाइप आ जाए, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, तो आप कर दोगे। समरी ध्यान में रखना है, इसकी भी एक बार रिवाइज भी कर लेना। तो ये महत्वपूर्ण दृष्टि से देख के जाओगे, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और आपके जो पोइट्री एक्सप्लेनेशन आती है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वो भी मिल जाएगी इन 3 पोइट्री में से। आप देख लीजिएगा आपके पेपर में। और एक चीज़ मैं आपको खुद एडवाइस करना चाहता हूँ, क्या आप हर पोइट्री की समरी और थीम और सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इनको कर ही लेना, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में अधिकतर आता है। बाई चांस ऐसा आ जाए, आंट जेनिफर टाइगर की जो समरी लिख दीजिए, या फिर थीम क्या है इस पोइट्री की, या फिर सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोइट्री का। तो मैं आपको ये पर्सनल एडवाइस है कि आप हर पोइट्री की, एक रोड साइड स्टैंड और आपके, तो हर पोएम की आप समरी और जो सेंट्रल आइडिया, जो थीम होती है, उनको ध्यान में रख लीजिएगा। बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हाँ माइंड में आ गई सारी चीज़ें बस। क्योंकि भाई समरी का क्वेश्चन आ जाता है, और थीम का भी आ जाता है, और सेंट्रल आइडिया का भी आ जाता है, लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपका ये थोड़ा तैयार रहेगा, ध्यान में रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दोगे। तो पोइट्री की बात हो गई। बात करें आपकी सेकंड जो बुक है, विस्तास, इसमें ये जो चैप्टर्स है ना, देखो, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी और ऑन द फेस ऑफ इट, इनको अच्छे से करके जाओगे।
इनको अच्छे से करके जाओगे, क्योंकि बताऊं क्यों, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएगा। द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग, इन चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूं। द टाइगर किंग और द थर्ड लेवल में भी वो वाला क्वेश्चन जो मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, फियर्स, इनसिक्योरिटी, वरी, वो वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आने की संभावना है। ओके, और द टाइगर किंग, इन दोनों चैप्टर्स में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर इन दोनों में से आया तो करेक्टर स्केच आएगा पक्के से। द एनिमी में से आया तो डॉक्टर सदाव का करेक्टर स्केच आ जाएगा। अदरवाइज द ऑन द फेस ऑफ इट आया तो इसमें आपको मिस्टर लैम्ब जो है और जो डेरी है जो दूसरा करेक्टर वो भी आ जाएगा। टाइगर किंग का करेक्टर स्केच आएगा, आप सब होशियार हो, अच्छे से कर आ जाओगे टाइगर किंग का। और द थर्ड लेवल में कौन है, थर्ड लेवल में चार्ली है, चार्ली, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ चार्ली, लॉन्ग आंसर अगर आया तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो चार्ली का करेक्टर स्केच पे बात कर लेंगे। भाई ये जो दो चैप्टर्स हैं इनको मैंने अलग इसलिए रख दिया भाई कि ऐसा नहीं कि आप इनको रिवाइज नहीं करके जाओगे या फिर इनको पढ़ के नहीं जाओगे या फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स देख के नहीं जाओगे। ये तो मैंने अलग इसलिए रखा कि ये अलग चैप्टर है, इनको महत्वपूर्ण दृष्टि से देख के जाओगे, ठीक है। इनको भी पढ़ के जाना है। समरी ध्यान में रहे, बाई चांस कुछ उलट पुलट क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको समरी भी ध्यान में रहेगी ना थोड़ी बहुत कि हाँ इस पार्ट में यार ये चीजें थी, तो आप लिख कर आ जाना इजी सेंटेंस में, तो आपको नंबर ही मिलेंगे। खाली छोड़ दोगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे ना, तो बस वो वाली चीज़ है। अब बात करें हम करेक्टर स्केच पे, तो आपकी बुक में जो जो इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो एम एम एल का करेक्टर स्केच आ सकता है भाई। देखो रेट रैप सेलर, पेडलर, ठीक है, रेट रैप सेलर का करेक्टर स्केच आ जाए, या फिर एडला थी ना, उसका भी आ सकता है, ठीक है। देखो और जो पोइट एंड पैनकेक्स में एक जो करेक्टर था कोटामंगलम सुब्बू, वो भी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कई बार, देखो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द करेक्टर्स, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आपको बताऊं क्या करना है। देखो क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द करेक्टर मुकेश एंड साहिब, तो आपको क्या करना है, 2-3 लाइनें तो मुकेश के बारे में लिख देनी है और फिर पैरा चेंज करना और फिर 2-3 लाइनें आपको साहिब के बारे में लिख देनी है। तो ये आपका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाला जो अगर इस प्रकार से लॉन्ग आंसर आया तो आप कर दोगे। इसी प्रकार से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द करेक्टर सोफी एंड जैनसी, गोइंग प्लेसेस में है दोनों करेक्टर, तो आप 2-3 लाइनें सोफी के बारे में लिख दोगे, पैरा चेंज करके जैनसी के बारे में 2-3 लाइनें लिख दोगे, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें घबराना नहीं है। आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे करना है। आपको 2-3 लाइनें तो मुकेश के बारे में लिख देनी है। हाँ, मुकेश वॉज एन एम्बिशियस बॉय, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, ठीक है, 2-3 चीज़ें लिख देंगे फिर, और फिर बाद में पैरा चेंज करके साहेब वॉज ए रैक पिकर वगैरह, इस प्रकार से आपको लिख देना, ठीक है। दोनों का कंपेयर भी हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट भी हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखो एमएमएल का करेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, और जो द रेट रैप सेलर, ये जो आपका पेडलर है ना, इसका करेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इस प्रकार से है तो घबराना नहीं है, इस प्रकार से करना है। देखो विस्तार में बात करें तो चार्ली का करेक्टर, द टाइगर किंग, ठीक है, टाइगर किंग का करेक्टर स्केच आता है, सब कर दोगे आप सब, ठीक है। देखो डॉक्टर सदाव का करेक्टर स्केच आ जाता है, कई बार आता है एग्जाम में डॉक्टर सदाव, ठीक है। और डॉक्टर सदाव की जो वाइफ थी ना, उनके बारे में भी पढ़ के जाना, फिर कह रहा हूँ पढ़ के जाना, ठीक है, क्या पता है ऐसे आ जाए हाना का करेक्टर स्केच, ठीक है। देखो मिस्टर लैम का करेक्टर स्केच अच्छे से करके जाओगे, मिस्टर लैम का करेक्टर स्केच अच्छे से करके जाओगे। और जो डेरी है, जो दूसरा करेक्टर है ना डेरी, उसको भी अच्छे से एक बार रीड कर लेना, अच्छे से एक बार दिमाग में रख लेना, ये चीजें। तो करेक्टर स्केच आने की संभावना है, देख लीजिएगा ये करेक्टर स्केच है, आपको माइंड में आप नोट कर लीजिए एक बार नोटबुक में, और जल्दी जल्दी रिवाइज करना है अब आपको। भाई रिवीजन सीरीज हमारी बहुत अच्छी है। रिवीजन सीरीज में मैंने आपको क्विक रिवाइज करवाया है, आपके पूरे सिलेबस का, होल सिलेबस का, चैप्टर्स की समरी बताई है, जो भी स्टोरी। और मैं ये चीज़ आपको फिर पर्सनल एडवाइस कि आप हर एक चैप्टर की समरी और जो भी स्टोरी है ना, भाई कहने का तात्पर्य जो उस चैप्टर की कहानी है ना, उसको माइंड में रखना, ठीक है। माइंड में रखोगे तो कुछ उलट पुलट क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस अपने अंदर विश्वास रखना है और आपको उसको लिख कर आना है, उसकी समरी लिख देना चाहे, उससे रिलेटेड लिख कर आना है, ठीक है। देखो हमने ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर ली और लर्न ऑल द क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन हैं वो भी तैयार कर लिए हैं, और जो स्पेशली टिक्ड क्वेश्चन जो मैंने टिक लगाए ना जिन जिन क्वेश्चन के, आपको वो इंपॉर्टेंट दृष्टि से देख के चले जाना आप, ठीक है। और राइटिंग सेक्शन में हमने कंप्लीट कर लिया, आपको मिल जाएगी वीडियो, उसमें इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पोर्शन हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी करवा दी है, और आपको मैंने अभी भी आपको शो कर दिया कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ इसी बेस पे थी, मोटिव ये था इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और हमारा टारगेट 95+ मार्क्स का है। जो
विद्यार्थी स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं उनको हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि विद दी हेल्प, मतलब आप है ना भाई अच्छी गाइडेंस के साथ अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो और आपको बहुत अच्छे से मैं गाइड करूँगा और एक एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप पूरा आप सामर्थ्य होगा आपके अंदर पोटेंशियल कि आप अच्छे से कर आओगे आपका पेपर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उससे पहले भाई मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ। बताऊँ क्या? कुछ और चीज़ें ये बताना चाहता हूँ, वो अभी के लिए और आपके पूरे पेपर्स के ड्यूरेशन में। आपके पूरे पेपर, अभी पेपर्स चलेंगे, इंग्लिश का पेपर 10 को है, फिर और भी तो पेपर्स हैं आपके, तो उसके दरमियान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, अवॉइड मैनी रिसोर्सेज, पहले ये सुन लो ध्यान से भैया। अब आपको मैनी रिसोर्सेज कि भाई इस किताब से भी पढ़ लेता हूँ, उससे भी पढ़ लेता हूँ, वो भी ले आता हूँ, ये पीडीएफ कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इन सब से कंफ्यूज हो जाओगे और फिर बहुत ज़्यादा माइंड में खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो आप अपने को अपने मैटर तक सीमित रखिए। आपके पास जो भी स्कूल में पढ़ा है आपने, ठीक है, कंप्लीट आपके नोट्स हैं उनको पढ़ लीजिए। कोई भी आपके पास एक गाइड है उसकी सहायता लीजिए। कोई भी आपका एक स्पेशल कोई यूट्यूब पे आप देखते हो किसी टीचर को, उसको ध्यान रख लीजिए। बस इतना इनफ है, बस आपका इतना क्राइटेरिया होना चाहिए। खूब सारी चीज़ें आपको भ्रमित करेंगी और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्टेट में चले जाओगे। ठीक है, अब नई चीज़, अब नहीं नई चीज़, अब आप सोचोगे यार ये तो नई चीज़ है, इसको कर लेता हूँ। नई चीज़ करने के चक्कर में यार आपसे वो होगी नहीं, जल्दीबाजी करोगे तो वो होगा नहीं आपसे। तो प्लीज़ नई चीज़ मत याद करना कुछ, और जो हो चुका है ना आपका तैयारी, उसको उसको और अच्छे से निखार लाओ उसमें। ठीक है, जितनी तैयारी हो चुकी है वो हो चुकी है, अब आपको सिर्फ निखार लाना है अपनी तैयारी में, और वो होगा रिवीजन से। तो अब नई चीज़ नहीं, अब आपको जो भी आपने तैयार कर लिया उसका रिवाइज करते जाओ। क्यों? और कंफ्यूज्ड नहीं होना है भाई। देखो, कंफ्यूज्ड नहीं होना, कई बार अब ऐसे टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई अलग अलग चीज़ों से, और फिर कंफ्यूज होने लग जाते हैं ना, तो हमको स्ट्रेस होने लग जाता है, और फिर स्ट्रेस होने लग जाता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। सीधी सी बात, हर बच्चे की यही कहानी है। तो भाई जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपको मन को शांत कर लेना है, सेटिस्फाइड हो जाना है अपनी प्रिपरेशन से। ठीक है, कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, और अब आपको कन्फ्यूजन स्टेट पे नहीं जाना है। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं जाना अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ों का, और डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए आपके अंदर। किसी भी कारणवश आपको चीज़ों को अवॉइड करना है, ध्यान निकालो। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो, किसी की बातों में नहीं आना, मानना और सुनना। भाई अब आपको बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित करेंगे, आपके शायद आपका फ्रेंड सर्कल भी भ्रमित कर सकता है, और जो इधर उधर के लोग हैं वो भ्रमित करेंगे कि भाई मेरी तो तैयारी नहीं हुई यार, तेरी कितनी हो गई, अरे यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। ठीक है ना, और तू कितना कर देगा, ये कर देगा। तो अब आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, किसी भी दोस्त की बातों में नहीं आना, या फिर कोई भी आपको डीमोटिवेट कर रहा है कि कुछ भी कह रहा है आपके बारे में आलतू फालतू, तो आपको ध्यान नहीं देना उसके बारे में। अवॉइड, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। बहुत जरूरी है पेपर्स के टाइम पे आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को, मतलब आप अपने तक सीमित रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए दिल लगा के, और पेपर कर आइए बस। सुन लिया आपने? किसी की भी बातों पे गौर नहीं करना, ध्यान नहीं देना, क्योंकि गौर करोगे दिमाग खराब होगा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अब आपको किसी की बातों में नहीं आना, किसी की बातों को सुनना नहीं है। फिर यार ये कर लेते हैं, अभी तो 2-4 दिन का गैप आ गया, चल खेल लेते हैं गेम, कुछ नहीं, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना, कुछ भी करना नहीं है, और किसी कोई आपके लिए आलतू फालतू बोल रहा, कुछ भी बुरा कह रहा है, तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, और अपनी पढ़ाई करो बस। सुन लिया आपने? पढ़ाई करो आप अपनी अच्छे से। देखो, बिलीव इन योर सेल्फ, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है बस। आप बहुत अच्छे से, आपकी तैयारी है, मैं पता है मुझे आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, और आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए और बी कॉन्फिडेंट रहिए बस। अब इस पूरे समय आपको, बोर्ड एग्जामिनेशंस के समय आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है ज़रा सा भी। ठीक है, देखो, डोंट बी नर्वस। भाई अब बहुत सारे विद्यार्थी नर्वस हो रहे हैं भाई, थोड़े से भाई होता ही है ये, और ये नर्वस होना नेचुरल है, हम ह्यूमन हैं भाई, नेचुरल है। तो सभी विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा नर्वस हो ही जाते हैं एग्जाम्स जैसे जैसे पास में आते हैं। तो भाई डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा नर्वस हो रहे हो आप, नेचुरल है, वो नेचुरल है। बस इस नर्वसनेस को आप अपने ऊपर हावी मत होने देना। सुन लिया आपने? इस नर्वसनेस को आप अपने ऊपर हावी मत होने देना, और आप बस कॉन्फिडेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन पे, और खुद के ऊपर विश्वास रखिए, और पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, पेपर देकर आइए। बस नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है। देखो,
तो बस वही बात है कि डरना नहीं है और घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है और घबराना भी नहीं है, बस अपनी तैयारी अच्छे से करो और ध्यान रखो बस अपना, और अपनी मेंटल स्टेट और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, इसका भी ध्यान रखिए। मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ, ज़्यादा आप लोड मत लीजिएगा अपने ऊपर। और स्लीप, जो आपकी स्लीप है वो 6-7 घंटे, चलो 7 घंटे तो नहीं, आप चलो 5-6 घंटे तो रखना ही, ठीक है। इससे कम मत सोना, क्योंकि आपको आपके माइंड को रेस्ट की आवश्यकता होती है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। प्लीज़ सुन लिया आपने, आपको आप पढ़ाई करते रहनी और आपको स्लीप शेड्यूल बिगाड़ना नहीं है अपना। और हेल्थ अच्छा खाइए और अच्छे से रहिए बस, ठीक है। अच्छे से खाओगे और ध्यान रखोगे अपना तो बीमार भी नहीं होगे, और एग्जाम के टाइम पे बीमार होना कोई मतलब नहीं है, फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं होती यार, समझ गए। तो बस आपको अच्छा खाना है और अच्छे से अपने जो स्लीप शेड्यूल है उसको भी ठीक रहना, 5 से 6 घंटे सोना ही है आपको। पेपर भी हो ना अगले दिन, तो आपको ये नहीं कि भाई मैं पूरी रात पढ़ूंगा अब सुबह से दे आऊँगा पेपर, ना, सो के जाना, वहाँ पे माइंड एक्टिव नहीं हो पाएगा वरना, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के दरमियान ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इंग्लिश के पेपर में करते समय ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक जो जो मैं कह रहा हूँ उनको पूरे दिल लगा के, मन लगा के सुनना। टाइम मैनेजमेंट, पहला पॉइंट। भाई इंग्लिश का पेपर हमेशा लेंदी होता है, लैंग्वेज के पेपर होंगे, आपका हिंदी का पेपर होगा वो भी लेंदी होता है, ठीक है। तो प्लीज़ टाइम मैनेज करके हर सेक्शंस को डिवाइड कर लेना कि हाँ ये सेक्शन मैं इतनी देर में कर लूँगा, ये सेक्शन मैं इतनी देर में कर लूँगा। आपके माइंड में ही सोच लेना हाँ कि इतनी देर में मैं ये कर लूँगा, इतनी देर में राइटिंग सेक्शन कर लूँगा, इतनी देर में मैं ग्रामर सेक्शन कर लूँगा, ठीक है। टाइम मैनेज करके रखना, घड़ी पहन के जाना, और अदरवाइज सामने भी घड़ी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी फिर भी पहन के जाना, ठीक है। ओके, टाइम मैनेज करना। किसी भी, देखो, पेपर को देख देख के पैनिक नहीं होना, ठीक है। ये दूसरी चीज़, पहले मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता दूं कि भाई आपको वेस्ट नहीं करना टाइम बस, और अपना पेपर में ही ध्यान रखना, इधर उधर मुंह भी नहीं फाड़ना, ठीक है। इधर उधर देखना नहीं है किसी को, अपने पेपर में ध्यान रखो, वरना इधर उधर देखोगे तो पेपर छूट जाएगा, बहुत लंबा पेपर होता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो टाइम मैनेज करना, सेक्शंस में डिवाइड रहता है पेपर, तो आपको माइंड में ही ध्यान रख लेना है 1-2 दिन पहले कि हाँ इतना इतना है तो मैं ये पेपर कर लूँगा इतनी देर में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई बच्चे क्या होता है, पेपर को देख के पैनिक हो जाते हैं कई बच्चे कि यार ये क्या पेपर आ गया, तो ऐसे हो जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे चले जाता है पूरा। बिल्कुल नहीं करना, पेपर आ गया ठीक, आ गया जो भी, एक बार मन को शांत करो, गहरी सांस लो, डीप ब्रीथ, सांस छोड़ो, और फिर आपको मन को शांत करो, एक बार मन को थोड़ा स्टेबल कर लो, संतुलित कर लो, ठीक है। आइज क्लोज करके 2 मिनट का काम है, और फिर आप अच्छे से पेपर पढ़ लो, फिर एक बार पेपर पढ़ लो, और फिर हाँ आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चलो अब पेपर स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, पेपर को देख के पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर पैनिक हो गए तो फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता रहता है, और फिर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सीधी सी बात है, सुन गया अच्छे से, ध्यान से। हर सेक्शन का टाइम डिवाइड रखना, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना, बता चुका हूँ मैं आपको। हर सेक्शन जो है उनका टाइम है, उनको डिवाइड रखना, और वेस्ट मत करना टाइम ज़रा सा भी, ओके। अनसीन पैसेज के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, और फिर पैसेज पढ़ना, फिर पैसेज में क्वेश्चन जो है उसके कुछ सिमिलर वर्ड है उनको ऊपर देखना, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन में भी आ रहे हैं वर्ड, अच्छा ये इस पैसेज में इस लाइन में भी आ रहे हैं, अच्छा एक बार पढ़ लेते, हाँ यही है इसका आंसर, समझ गए। इससे आपको आंसर जल्दी मिलेंगे। तो फिर कह रहा हूँ अनसीन पैसेज में आप एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, ठीक है। फिर जो पैसेज होगा ना उसको देखना, और फिर बाद में आपको आंसर जल्दी मिलेंगे इससे, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखो, राइटिंग सेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो क्या, फॉर्मेट सही होना चाहिए भाई, फॉर्मेट सही रखना भाई, फॉर्मेट आपका अच्छा होना चाहिए, और ठीक है, एक्सप्रेशन अच्छा हो, आपका एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो हर चीज़ के अलग अलग नंबर होते हैं राइटिंग सेक्शन में, फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, एक्सप्रेशन का, आपके कंटेंट का दो नंबर होता है, और 1 नंबर आपकी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है उनका होता है। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, फॉर्मेट अच्छे से याद रखना, अच्छा फॉर्मेट बनाना, जो भी आप नोटिस भी लिखोगे तो अच्छे से विद द हेल्प ऑफ स्केल ठीक कवर कर देना उसको। और देखो एक्सप्रेशन अच्छा हो, किसी भी चीज़ को आप लिख रहे हो ना तो अच्छे से एक्सप्रेस करो, बहुत अच्छे से, ठीक है। इजी सेंटेंसेस में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छा एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए। देखो नीट एंड क्लीन और वेल स्ट्रक्चर्ड, भाई नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए आपका, ये नहीं कि घास काट रहे हो या फिर काटा पीटी कर रहे हो और फिर कोई चीज़ गलत हो गई तो उसको ऐसे पूरे उसको पेंट ही करते जा रहे हो, कुछ भी गलत हो गया तो हल्की सी एक सिंगल लाइन बस, इसके अलावा नहीं, ठीक है।
तो नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए आपका, और वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि अच्छे से फॉर्मेट बढ़िया हो, राइटिंग भी बढ़िया लिख रखी है, एक्सप्रेशन भी अच्छा है, और ना स्पेलिंग की मिस्टेक है ना ग्रामर की मिस्टेक है। तो राइटिंग सेक्शन में ये चीज़ें महत्वपूर्ण दृष्टि से देखी जाती है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन काम करना, खुला खुला करना जिससे अच्छा लगे, ठीक है। समझा दिया, अच्छे से ध्यान पूर्वक सुन लेना। ग्रामर सेक्शन में बस क्या रूल्स ध्यान में रखने, जो जो रूल्स होते हैं ना भाई, हाँ ये चीज़ इस तरह से बनी, हाँ कंपाउंड सेंटेंस इस तरीके से बनता है, ठीक है, कंजक्शन लगाना है, ठीक, रूल्स ध्यान में रखना। प्रैक्टिस एंड मोर, अभी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है, फाइनल टच दे दो अपनी प्रिपरेशन को। एक चीज़ सुनो, सेंटेंस ध्यान से पढ़ना फिर आंसर करना। भाई कई बार क्या होता है, हम सेंटेंस गलत पढ़ लेते हैं और फिर उसको गलत ही कर कर आ जाते हैं। तो प्लीज़ जब ग्रामर करो तो सेंटेंस ध्यान से पढ़ लेना, अच्छा सेंटेंस ये है, एक बार फिर से मन में सोच लेना, अच्छा ये है, ठीक है। सेंटेंस ध्यान से पढ़ना फिर ही आंसर करना, नहीं तो गलत हो जाता है यार कई बार, ठीक है, समझ गए। आगे बात करें, देखो हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग इसलिए कर रहा हूँ भाई, इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, तो थोड़ा चलो कैसी भी हो आपकी राइटिंग, लेकिन फिर भी प्रयास करना कि थोड़ी सी रीडेबल हो, मतलब पढ़ने योग्य हो। खुला खुला लिखना, घुसा घुसा के मत लिखना, ठीक है, खुला खुला लिखना और थोड़ा अच्छा लिखना, अच्छा लिखने का प्रयास करना। देखो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, नीट एंड क्लीन, रीडेबल, ठीक है। नीट एंड क्लीन, जो अच्छे स्टूडेंट है जिनकी राइटिंग अच्छी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो आप अच्छे से लिखना, थोड़ा सा गैप दे देना, थोड़ा थोड़ा खुला खुला लिखना। और जिनकी थोड़ी सी राइटिंग मीडियम है या बहुत ख़राब है, तो थोड़ी इस प्रकार से लिखने की कोशिश करना जो समझ में आ जाए अगले को, और थोड़ा खुला खुला लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। कई विद्यार्थी का तो ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर आते हैं, नहीं, आपको क्वेश्चन में जितना आस्क हुआ है उतना आप लिख कर आ जाओगे, सफिशिएंट है, उतना इनफ है। बस ध्यान रख लीजिएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे कोई क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप है और वो 60 to 80 वर्ड्स का होता है, आप सभी को ध्यान है, तो जो भी जैसे उसके 4 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, तो आपको मार्क्स का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, और उसके अनुरूप आपको क्या आप अपना आंसर लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई ज़्यादा लिखूंगा तो ज़्यादा नंबर आएंगे, नहीं, कुछ नहीं है। आपसे क्वेश्चन में क्या आस्क हुआ है पढ़ लिया, समझ गए। अब आपने अपने आंसर में वो पूरा सेंस दे दिया, पूरा सेंस दे दिया, बात खत्म, आपका आंसर कंप्लीट है। आपको अननेसेसरी फालतू लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। देखो देखो समझ गए, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। और देखो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उनको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, उससे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु हो, कोई हेडिंग हो या फिर इंपॉर्टेंट कोई वर्ड्स हो, ठीक है, तो उनको आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर देना। देखो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, एक चीज़ सभी से कह रहा हूँ भाई, आता हो नहीं आता हो कुछ भी नहीं, आपको पर्सन छोड़कर नहीं आना है, पर्सन छोड़कर नहीं आना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उससे रिलेटेड मैटर लिख कर आना। भाई आपको अगर कोई क्वेश्चन आ गया इस प्रकार, अब यार आ रहा नहीं है तो मेरे को क्या करूं मैं, भाई घबराना नहीं है, माइंड को इस प्रकार से नहीं करना है। भाई उस चैप्टर को, अच्छा ये लास्ट लेसन वाले चैप्टर से, अब यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा नहीं है, क्या करूं, अच्छा उस चैप्टर में ये कहानी थी, अच्छा ये पूरे चैप्टर में ये बात हो रही थी, तो आपको क्या करना, उससे रिलेटेड जो समरी है या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ बातें लिख कर आ जानी है। लिख कर आ जाओगे तो नंबर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, खाली छोड़ दोगे तो नंबर कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। समझा दिया, ध्यान पूर्वक सुन लेना, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर ही आना, ओके। सिंपल एंड क्लियर इजी लैंग्वेज में पेपर करना भाई, सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में अच्छे से पेपर करना। ये नहीं कि भाई हार्ड हार्ड इंग्लिश के वर्ड लिखूंगा तो बढ़िया ना, कुछ नहीं होता उससे। आपको सिंपल एंड क्लियर आराम से इजी लैंग्वेज में पेपर करना अपना। टू दी पॉइंट आंसर्स होने चाहिए आपके, भाई जितना क्वेश्चन में पूछा है ना उतना आंसर कर दिया, बात खत्म, बात खत्म। अननेसेसरी नहीं लिखना है आपको, अनावश्यक रूप से नहीं लिखते जाना है। आपका क्वेश्चन में जो आस्क हुआ आपने कंप्लीट लिख दिया, इनफ, बस फुल स्टॉप, आगे नहीं उसको लिखते जाना है, क्योंकि ठीक है आंसर में ओनली रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है। जो क्वेश्चन में आस्क हुआ, सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में आस्क हुआ है बस उन चीज़ों को ही आपको लिखना है, समझ गए। बस क्वेश्चन ही पूछा, ठीक है इसका इतना आंसर होगा, कंप्लीट, ओके। अननेसेसरी आपको नहीं लिखना है, ओके। बात करूँ मैं, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, देखो स्पेस एंड मार्जिन का ध्यान रखें।
आंसर के बाद स्पेस या लाइन छोड़ दें। जैसे आपने एक आंसर लिख दिया ना, उसके बाद एक या दो लाइन छोड़ देना जिससे थोड़ा गैप हो जाए, गैप रखना है जिससे नीट एंड क्लीन वर्क लगे। अब आप सुन लीजिए ध्यान से, गैप एंड मार्जिन, थोड़ा सा स्पेस। जैसे आपने आंसर लिख दिया, अब उसके बाद आप दो लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा, फिर अगला आंसर लिखिएगा, तो इससे थोड़ा खुला खुला मैटर लगता है, नीट एंड क्लीन काम लगता है। तो आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ होता है ना, तो वो नोटबुक भी बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्पेस एंड मार्जिन का। थोड़ा सा आंसर के बाद आपको लाइन छोड़ देनी है एक दो, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, और फिर आपको आपका जो नेक्स्ट आंसर है वो लिखना है। समझ गए? अच्छे से समझ गए ना इस चीज़ को? नीट एंड क्लीन वर्क लगता है इससे बहुत अच्छा, और जो चेक करता है ना उसको भी थोड़ा सा अच्छा मन रहता है आपकी नोटबुक चेक करते हुए कि अच्छा कर रखा है काम। अवॉइड रिपीटेशन। भाई कई विद्यार्थी क्या करते हैं, एक ही चीज़ बार बार लिखते रहते हैं, एक ही चीज़ बार बार लिखते रहते हैं। तो एक ही चीज़ बार बार नहीं लिखनी है, ठीक है, सुन लिया ना ध्यान से, एक ही चीज़ बार बार आप रिपीट नहीं कर कर आओगे आप अपने पेपर में, ठीक है, ओके। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, भाई कोशिश करिएगा कि पेपर आप है ना 3.25 घंटे का होता है ना, तो आप 3 घंटे में कंप्लीट कर लो, नहीं तो 3 घंटे 5 मिनट में कर लो। बस कहने का मतलब ही है भाई 10 मिनट रखना भाई प्लीज़। उसमें क्या, आप रिव्यू बिफोर सबमिटिंग, भाई पेपर देने से पहले है ना एक बार आप अपने पेपर को चेक कर, आपकी जो जो आंसर शीट है ना उसको 10-15 मिनट चेक कर लेना खुद से, क्योंकि भाई कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, एक बार जल्दी से देख लेता हूँ मैं। पेपर कंप्लीट किया, अब आपका लास्ट काम यही है कि आपको एक बार अपनी जो आंसर शीट है उसको चेक कर लेना है, उसको चेक कर, अच्छा ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, हाँ कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, हाँ नहीं छूटा है। एक बार इस तरीके से आपको 10 या 15 मिनट जो भी आपके पास समय बचे, प्लीज़ आपको रिव्यू करना है, अपनी नोटबुक को चेक कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो होप करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी, और आप सभी ने बहुत दिल लगा के काम करा होगा, अच्छे से तैयारी करी होगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करना, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करना है। और देखो 6 घंटे सो के ही जाना है, ठीक है, 6 घंटे सोना ही है आपको, ठीक है, 5 या 6 घंटे आप सो के ही जाएंगे। माइंड को इजी और रिलैक्स रखना है, पेपर करते समय माइंड को आपको एकदम इजी रखना है, रिलैक्स मोड में रहना आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, घबराना नहीं है, स्ट्रेस्ड नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का। और लास्ट एक चीज़ कहूँगा मैं, डोंट वरी, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। जो भी आपने तैयारी करी है, जो भी आपने अच्छे से दिल लगा के जो मेहनत करी है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। सीधी सी बात भाई, आपको अपनी प्रिपरेशन पे और खुद पे विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पेपर कर कर आओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि आपने जो तैयारी करी है बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आप सभी विद्यार्थियों ने, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। तो होप करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों की बहुत अच्छे से तैयारी होगी। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको आस्क करना हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, आपके मन में कोई भी बात हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। मैं हर एक विद्यार्थी का रिस्पॉन्स करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अंत में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, आप सभी के साथ है, और होप करता हूँ, विश करता हूँ आपके सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छे जाएँ, ठीक है। जितना आपने चाहा है, जितनी आपकी मेहनत है, आप उतने मार्क्स स्कोर कर पाओ, अचीव कर पाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ आपको अच्छे से पेपर करना है। विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश पेपर। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।